हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चर। जितने स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आएगा आपका हिंदी का पेपर। जितने स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये हिंदी का क्लास 10 का वायरल पेपर है। आज का ये हिंदी का पेपर जरूर सॉल्व करके जाना। अभी मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। ये हिंदी का एक वायरल पेपर है जिसको आप सॉल्व करके 90% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स आपका पक्का आएगा। ये हिंदी का पेपर आप लोग सॉल्व करके जाना। मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पेपर सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 हिंदी के लिए। तो आज के इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये है आप लोगों का कक्षा 10 हिंदी का एक वायरल पेपर, जो पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का रहेगा और आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। आपका जो निर्देश है वो दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और सेकंड है प्रश्न 2 खंड में है, आ और बा, ठीक है। तीसरा है प्रश्न पत्र आ जो है बहुविकल्पीय है, जिसका सही आंसर OMR शीट पर देना है, ठीक है। चाहे आप काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन से देना है, ठीक है। और जो आप लोगों का दूसरा खंड है आ वाले में बहुविकल्पीय प्रश्न एक अंक निर्धारित है। और आप लोगों का जो खंड आ है उसके लिए आप लोगों को 1 घंटा, ठीक है। खंड बा आप लोगों को 2 घंटे निर्धारित है। आपका खंड बा 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनका अंक लिखा हुआ है। पूर्णांक आपका 20 नंबर है। ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस आपके मॉडल पेपर में, आपका वायरल पेपर में, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। पहला प्रश्न देखो बहुविकल्पीय है, जो 1 नंबर का है, ठीक है। लिखा हुआ है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के हैं या दुर्वेदी युग के या शुक्ल युग के या शुक्लांतर युग के, ठीक है। तो बाबू गुलाब राय जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। याद रखना सारा क्वेश्चन आप लोगों को, जितना क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है बच्चों? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि आपका निबंध विधा पे है या कविता या नाटक या कहानी? तो वो हमारा निबंध विधा पर है। किस विधा पर है? निबंध विधा पर। चिंतामणि हमारा निबंध विधा पर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है? जो गबन है, गबन किसकी रचना है बच्चों? गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का। हमारा ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि शुक्ल युग की समय सीमा, शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो 1936 से 1943 तक या 1919 से 1938 तक या 1900 से 1918 तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो कितनी है? शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 तक। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ है जीवनी, सेकंड है आत्मकथा और थर्ड है साक्षात्कार या भेंटवार्ता या 4 हमारा ऑप्शन है रेखा चित्र। तो बच्चों नीर का निर्माण जो है वो हमारा आत्मकथा विधा पर है। किस विधा पर है? आत्मकथा विधा पर, ठीक है। हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो प्रिय प्रवास है वो किस की रचना है, किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास आपको बताना है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है बच्चों? आई होप के पता होगा कि वो दुर्वेदी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, दुर्वेदी युग की रचना है जो प्रिय प्रवास है। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं, देख सकते हो, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन पेपर का। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की या हरिओध की या हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रा नंदन पंत की? तो जो मधुशाला है, मधुशाला हमारा हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की है मधुशाला जो है वो रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती 1 नंबर का है। भारत भारती किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की या फिर मैथिली शरण गुप्त की या फिर हमारा जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो भारत भारती किसकी रचना है बच्चों? तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। याद रखना भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल की बात की जा रही है। आधुनिक काल कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर आ हमारा सही है 1943 से अब तक। कहीं कहीं 1850 से अब तक लिखा रहता है, यहाँ 1843 से अब तक। ये ऑप्शन सही है पहला वाला, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं बच्चों? तो मतीराम हमारे किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के या फिर आदि काल के या भक्ति काल के या रीति काल के? तो जो हमारा मतीराम है वो रीति काल के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? रीति काल के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 11 हास्य रस का अस्थाई भाव है। जो हास्य रस है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है या रति है या हास है या निर्वेद है? तो जो हास्य रस है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति उपयोग प्रभात, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसमें हमारा क्या आ गया? मनो, मन मानो जन जानो आ जाए तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? 3 है या 2 है या 4 है या फिर 5 हैं? तो रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? तो वो हमारे 4 चरण है। ठीक है, 4 चरण है रोला छंद में। याद रखना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सबको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी का या मान का या अक का या बड़ आ का? ठीक है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण में आगे क्या है? आ, तो बड़ा आ का प्रयोग किया गया ना। उपसर्ग मतलब जो आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, उसी का मतलब होता है उपसर्ग। अगला देखो स्टूडेंट, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं बच्चों? 2 है या 5 है या 6 है या 3 है? प्रत्यय का बताना है। तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर कर्मधारय समास या द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही समास है। एक है द्वंद्व समास और एक है द्विगु समास। ठीक है, ये 2 ही समास आपके पूरे बुक में है, मतलब आपको पढ़ना है क्लास 10th में। वैसे ये बहुविधि समास है लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये आपका अलग से है। ठीक है, अगला देखो आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? आंसू का तत्सम रूप मैंने पढ़ाया है बच्चों। आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसू का जो तत्सम रूप होगा वो अश्रु होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो यणि संधि का सूत्र है। यणि संधि का सूत्र क्या होता है? आदि गुण या फिर अकश्रवेण दीर्घ या इको या यणिच, ठीक है, या वृद्धि रेचि? तो ये हमारा तीसरा सही है बिल्कुल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे फोकस करो। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। तो फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति, तो फलस्य जो है ना वो आपका पष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है? पष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, हमारा 19 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। फिर हमारा आपठक धातु का वचन तथा पुरुष बताना। आपठक धातु का वचन तथा पुरुष, इसका एक ही वीडियो लाऊंगा, उसमें सारा खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझाऊंगा। आपठक जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, जिसका आंसर OMR सीट पर देना है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वायरल पेपर है तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। अगला देखो, अब आपका पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा वर्णात्मक प्रश्न। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूं। पहले देखो वर्णात्मक प्रश्न में आ है निम्नलिखित गद्यांश का 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपको 6 नंबर मिलेगा। 6 मार्क्स का आपका गद्यांश है। या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मित्रता आ गया ना, तो किस चैप्टर से लिया गया है? तो यहां देखो सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य, प्रफुल्लित चित्त का, साध दृढ़ता, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का एंड उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति, और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विषाद अकबर, मन बहलाने के लिए बीरबल का ओर देखता था। ठीक है, तो संदर्भ आप लोग ध्यान से समझो। ये हमारा मित्रता चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से, और इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एक तो चैप्टर का नाम मित्रता है और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये हमारा 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया ना। अब आप लोग लिख देना प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की, तो रेखांकित अंश की यहां से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और व्याख्या कर लो। जो देखो यह कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव, जिसका एक ही स्वभाव हो उसमें मित्रता हो, ऐसे से आप बना के अच्छे से लिख देना, नंबर नहीं कटेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इसी गद्यांश में ध्यान से देखोगे मिल जाएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 8वां। अगर वो नहीं आता तो ये करो, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके, असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं, इसकी चमक मुझे अंधा बना रहा है। ये हमारा ममता चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? ममता चैप्टर, जिसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। देखो आपका गद्यांश तो कंप्लीट ही हो रहा है, आपका जयशंकर, ये गद्यांश हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। जो आपका संदर्भ हो गया, चैप्टर का नाम बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। और गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करो, छोटा सा यहां से लेकर यहां तक छोटा सा व्याख्या करना है। ठीक है, और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया, तो जो मतलब इसलिए काम रही थी कि वो मतलब उन्हें अंधा बना रही है। ठीक है, तो क्या बताया गया वो आप लोग देख लो। ठीक है, अब देखो अगला पद्यांश 6 नंबर का आएगा। पद्यांश 2 में से किसी एक को करना है। ठीक है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाको कृपा पंग गुण लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगे पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी गणनायम बार बार बंदोती ही पाई। ये किस चैप्टर से लिया गया? पद चैप्टर। ठीक है, और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास जी। तो संदर्भ आप लोग लिख देना, फिर व्याख्या यहां से यहां तक छोटा सा करना है, वो तो आप लोग सीखे ही होंगे। फिर ये आप लोग 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अगला देखो, इसमें 8वां आप ये वाला पद्यांश कर दो। सुनी सुंदर बैन सुधारक, साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी कर नैन तिन्हे समुझाए, कछ मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर सै हिरावे, अवलोचक लोचन लाहु अली, अनुराग तराग में भय भानु उदय, विगसी मन मंजुल कंजकली। ठीक है, ये इतना अंडरलाइन, केवल अंडरलाइन करना है। और ये हमारा वन पथ पर शीर्षक से है, वन पथ पर शीर्षक से है। और इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी, तुलसीदास। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये भी ठीक है। तो ये दोनों पद्यांश मैंने आपको बता दिया कौन है कवि और आपका चैप्टर का नाम। ठीक है, समझ में आ गया, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया ना। आगे देखो, अगला जो हमारा है 3रा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का आएगा। ठीक है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाएं केंद्र अस्ति। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसका व्याख्या करना है। ठीक है, और ये जो है बच्चों संदर्भ छोटा सा लिख देना, किस चैप्टर से लिया गया है, केवल इतना ही पूछता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा वाराणसी चैप्टर से है, वाराणसी। और वाराणसी चैप्टर मैंने बता रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग व्याख्या देख लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अथवा आप लोग इसको कर सकते हो, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकम पूर्वाजा एंड मानव जीवन संस्कृतम महात्मा प्रयत्नम अकुर्वन्। ठीक है, ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है? ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृति चैप्टर से। ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप लोगों को ये संदर्भ सहित व्याख्या आपको पद्यांश का करना है 5 नंबर का। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किस चैप्टर से लिया गया, एक आप लोग बता देना। ठीक है, कि मानम हित्वा प्रियो भवन्ति, क्रोध हित्वा ना सोचति, एंड कामम हित्वम भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेति। और इसको मैं बता देता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ठीक है, ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है बच्चों? ये हमारा जो है भारतीय संस्कृति चैप्टर से ही लिया गया है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसका आप लोग व्याख्या देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका व्याख्या जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब आता हमारा खंड काव्य। खंड काव्य अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक का उत्तर देना है। ठीक है, हर एक राज्य का अलग अलग होता है, जैसा मैंने कल बताया था। ठीक है, कि खंड काव्य देख लो, आपके बुक में लिखा है कि कहां कौन सा खंड काव्य आता है, मैंने कल ही अभी वीडियो में बताया था। तो अपने स्कूल टीचर से पूछकर आप वो खंड काव्य तैयार कीजिए जो आपके तरफ आता है, आपके जिले में आता है। ठीक है, अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना, सर कौन सा खंड काव्य हमारे इधर आता है, वो बता देंगे, तुरंत बताएंगे। ठीक है, अब आपका 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको मैंने पढ़ा रखा है, इसको भी मैंने पढ़ा रखा है, तो किसी एक का लिखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मैंने बता रखा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो दोनों आ गया और दोनों मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनका जीवन परिचय पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है।
अब आपको किसी कवि का जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना लिखा है 5 नंबर का गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। मैंने बता रखा है तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का और सूरदास जी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 लोगों का देख सकते हो आया हुआ है, तो किसी एक का लिखना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर कवि का, 5 नंबर लेखक का, 10 नंबर आपको केवल जीवन परिचय का मिल जाएगा। देख सकते हो बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है पेपर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगला देखो बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो बच्चों कोई भी लिख सकते हो, जो आपको याद है उसको लिख देना, एक ही श्लोक लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर बच्चों 2 प्रश्न का 4 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता रखा है 12 ऐसे क्वेश्चंस कल ही बताया है जो आप लोग तैयार कर लो, इसमें से सारा है, देख लो इसमें सारा है जो मैंने बताया था। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। तो मैं एक एक का बता रहा हूं, 3 का बताऊंगा, एक आप लोग बताना है, पहला कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। दूसरा, पूर्व राजा का आसित, तो मैं आपको यहां बता देता हूं पूर्व राजा का आसित, तो मैं यहां लिखकर समझा देता हूं कि पूर्व राजा एक भारत या फिर भारत वीरा आसित, ठीक है, भारत वीरा आसित, ठीक है। एंड चंद्रशेखरा का आसित, तो इसको मैं बता देता हूं, लिख लेना, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसित, ठीक है। अगला, वीरा केन पूज्यते, तो कोई 2 का लिखना है, लेकिन मैं 3 का बता देता हूं, वीरा वीरेण पूज्यते। तो ये बच्चों आप 4 नंबर मिल सकता है आपको ये लिखकर, बस, ठीक है। अगला देखो, किसी एक पर आपको लिखना है बच्चों निबंध 9 नंबर का, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण तथा निवारण, जनसंख्या वृद्धि के लाभ तथा नारी सशक्तिकरण। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जनसंख्या वृद्धि के लाभ तथा हानि लिख सकते हो। ये तो बहुत सारे बच्चे लिख सकते हैं ऑटोमेटिक। आतंकवाद का कारण निवारण लिख सकते हो, आतंकवाद के बारे में तो सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो ये है आज का हमारा हिंदी का एक वायरल पेपर। आप लोग ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व भी करा दिया ताकि आप लोगों का सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो ये निबंध आप इसमें से 2 निबंध तैयार कर लेना, ठीक है। आज का ये वीडियो पसंद आया बच्चों, वीडियो को कम से कम 5000 लाइक तक ले जाओ, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।